नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ये पूरी केमिस्ट्री का बेस है, मतलब इसके बिना कुछ नहीं है। अगर हम बात करें आज के टाइम की तो अप्रोक्सीमेटली 115 एलिमेंट्स टिल डेट नोन है। लेकिन क्योंकि ये नंबर थोड़ा ज़्यादा है तो इस वजह से इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं सारे एलिमेंट्स की, उनको सेपरेटली स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है। अलग अलग अगर हम एक एक एलिमेंट की स्टडी करेंगे तो टोटल 115 एलिमेंट हैं, तो 115 एलिमेंट्स की जो अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस वजह से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, और ग्रुप्स में इस तरह से डिवाइड किया गया है कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर हों। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोरीन देखें, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा फ्लोरीन, तो ये सारे जो हैं वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होती हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप में उठा करके रख दिया गया है। इसी तरह से सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा लिथियम, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, इसलिए इनको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया है। इस मेथड से हम लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं कुछ ग्रुप्स की सिर्फ स्टडी करके। और इसी वजह से जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो किया गया एलिमेंट्स का। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो अटेम्प्ट्स हुए हिस्ट्री में, कैसे कैसे एलिमेंट्स क्लासिफाई करने की कोशिश की गई, और कैसे कैसे नए नए जो तरीके हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के वो डेवलप हुए। उसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किया था एंटोनी लेवोसिए ने लगभग 1700 के आसपास। और उन्होंने कहा था कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। तो एंटोनी लेवोस्की ने कहा था कि दो ग्रुप्स हम बना सकते हैं, एक हो जाएगा मेटल और एक हो जाएगा नॉन मेटल। तो ये बेसिक दो कैटेगरीज बनाई थी किसने, एंटोनी लेवोसिए ने। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से भी जो हमारा पूरा बर्डन है ज्यादा एलिमेंट्स को स्टडी करने का, वो यहाँ पे कम नहीं हो रहा है। क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स में अगर हम देखें तो लगभग जो है वो नॉन मेटल्स अप्रोक्सीमेटली 24 नॉन मेटल्स हैं और बाकी के सारे मेटल्स हैं। तो अगर हम स्टडी करना शुरू करें तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं दूसरे मेटल्स से, और कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज दूसरे नॉन मेटल्स से अलग हैं। तो इस वजह से ये वाला क्लासिफिकेशन तो फेल हो गया। इसके बाद जो स्टार्टिंग के कुछ अटेम्प्ट्स हुए उनमें एक नाम आता है डॉब्रेनियर का, जो कि एक केमिस्ट थे। नाम है इनका जॉन सॉरी जॉन डॉब्रेनियर। ये एक जर्मन केमिस्ट थे, यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे। और इन्होंने सबसे पहले जो लॉ दिया था वो दिया था लॉ ऑफ ट्रायड्स। ये दरअसल कुछ नहीं है, लॉ ऑफ ट्रायड्स एक तरह का ऐसा लॉ है जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि एक ग्रुप में कुछ ऐसे एलिमेंट्स इन्होंने रख दिए जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, और हर ग्रुप में क्योंकि तीन तीन एलिमेंट्स रखे हुए थे और तीन एलिमेंट्स की वजह से ही इसका नाम ट्रायड्स पड़ गया, क्योंकि ट्राई मतलब होता है थ्री, ट्राई इज इक्वल टू थ्री होता है। तो इस वजह से इसका नाम ट्रायड्स पड़ गया। तो जितने भी एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टी के थे उनको इन्होंने एक फैमिली में रख दिया, और ये किया था
ईयर 1829 एडी में, यानी कि 1829 के आसपास इन्होंने ये किया था। और ये देखा था इन्होंने कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी हैं, और उन्होंने देखा कि इनको अगर हम तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में रखें तो प्रॉपर्टीज सेम आती हैं। और फिर उन्होंने दूसरी चीज जो नोटिस की वो ये कि जो तीनों एलिमेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर ट्रायड के, उनमें एक रिलेशनशिप है एटॉमिक मास की, यानी कि जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब वो कैसे रिलेटेड थे? तो सपोज एक एलिमेंट ए था, एक बी था और एक सी था। ये अभी मैं फिलहाल एलिमेंट्स एक्चुअल नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि ये क्या था, इनका पूरा जो पूरी जो थ्योरी थी वो दरअसल थी क्या। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम तीन एलिमेंट्स ले लें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास में, मतलब कि सबसे कम मास है ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का, तो हाईएस्ट एटॉमिक मास सी का है, लोएस्ट ए का है। तो उन्होंने जो एलिमेंट्स लिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लिए थे, यानी कि इनका एटॉमिक मास क्या है, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। उन्होंने ये पाया कि ये जो पहला वाला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है, और ये जो तीसरा वाला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास हाईएस्ट है, अगर इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का हम एवरेज निकाल लें, एवरेज मतलब मीन वैल्यू अगर निकाल लें, तो मान लेते हैं कि इसका जो एटॉमिक मास है वो है एक्स यूनिट और इसका एटॉमिक मास है वाई यूनिट। तो उन्होंने देखा कि जो एक्स यूनिट और वाई यूनिट इन दोनों का एटॉमिक मास है, तो ये जो बीच वाला एलिमेंट था बी, इसका एटॉमिक मास इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज था, यानी कि एक्स प्लस वाई बाई टू। ये था अप्रोक्सीमेटली इस वाले एलिमेंट का, जो बीच में एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास। अब ये मैंने तुमको सिर्फ एक जनरल आइडिया दिया है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये होगा। तो जब डॉबरेनियर ने ये काम किया था तो उन्होंने दरअसल तीन अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे, और तीनों ग्रुप्स में तीन अलग अलग एलिमेंट्स उन्होंने रखे थे। सबसे पहला जो ग्रुप था उसको आज हम बोलते हैं द एल्केली मेटल ग्रुप। एल्केली मेटल ग्रुप। अब ये एल्केली मेटल ग्रुप क्या है? तो इसमें उन्होंने तीन एलिमेंट्स लिए, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये तीन एलिमेंट्स लेकर के पहला ट्रायड बनाया उन्होंने, फर्स्ट ट्रायड, जिसमें तीन एलिमेंट्स थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों एलिमेंट्स को ही कंबाइन करके कहा जाता है एल्केली मेटल ग्रुप। तो उन्होंने जब इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, केमिकल प्रॉपर्टीज को, तो पहली चीज तो ये दिखाई दी कि ये तीनों ही एलिमेंट्स, चाहे लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, ये तीनों क्या हैं, मेटल्स हैं। पहली तो कैरेक्टरिस्टिक यही दिख गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने देखी कि इनमें से सारे जो एटम्स हैं वो वाटर के एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और वाटर के साथ जब रिएक्शन बन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस बन रही है। यानी कि चाहे लिथियम की रिएक्शन हम करा दें वाटर के साथ, या सोडियम की करा दें हम वाटर के साथ, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि एक तो ऑक्साइड बन रहा है और दूसरा हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। फिर उन्होंने ये भी देखा कि चाहे लिथियम हो, सोडियम हो या पोटेशियम हो, तीनों की जो वैलेंसी है वो +1 है। इसकी भी वैलेंसी +1, इसकी भी +1 और इसकी भी +1। तो ये तीन उनको सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखी, इस वजह से उन्होंने इसको एक ग्रुप में रख दिया, जिसका नाम रखा एल्केली मेटल ग्रुप, या फिर सिंपली इसको एल्केली मेटल फैमिली कहा जाता है डॉबरेनियर ट्रायड्स की। अब अगर हम इन तीनों के एटॉमिक मास के रिलेशन की बात करें, तो जो लिथियम है उसका एटॉमिक मास होता है अप्रोक्सीमेटली 7 यूनिट। जो पोटेशियम है उसका एटॉमिक मास होता है अप्रोक्सीमेटली 39 यूनिट। अब बात करते हैं सोडियम की। तो ये तो हमको पता है कि सोडियम का 23 यूनिट होता है, लेकिन जो डॉबरेनियर ने कहा था क्या उसके हिसाब से 23 होता है या नहीं होता है, ये हम चेक करते हैं। तो
अगर लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है इन दोनों का एवरेज हम निकाल लें तो एवरेज जो आएगा वो आएगा 39 प्लस 7/2, यानी कि 46/2, यानी कि 23 यूनिट, यानी एग्जैक्टली वही मास आया जो सोडियम का होता है। इसका मतलब ये है कि लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है इसका अगर हम एवरेज ले लेंगे तो हमको सोडियम का एटॉमिक मास पता चल जाएगा। तो एक चीज तो हमको ये पता चल गई कि जो अरिथमेटिक मीन है या जो एवरेज है एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम का वो 23 है, और ये एक्चुअल एटॉमिक मास होता है सोडियम का, यानी कि अरिथमेटिक मीन है ये। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को उन्होंने एल्केली क्यों कहा था, तो उसका रीजन ये है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्केली बनाते हैं। एल्केली क्या होता है? एल्केली कॉस्टिक सॉल्यूशंस होते हैं। कॉस्टिक सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई बेस है जो पानी में घुला हुआ है, ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, उसको एल्केली कहा जाता है। तो दरअसल जब भी कोई एल्केली मेटल ग्रुप रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो हमेशा क्या बनेगा? एक कॉस्टिक सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि एल्केली बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये पहला ट्रायड था। जो सेकेंड ट्रायड है डॉब्रेनियर का वो है एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। अगर हम इसकी बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप की, तो इसमें तीन एलिमेंट्स को रखा था डॉब्रेनियर ने। एक तो कैल्शियम, दूसरा स्ट्रॉन्शियम और तीसरा बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। तो ये स्ट्रॉन्शियम है, STRONTIUM। और इनकी प्रॉपर्टीज भी जब इन्होंने देखा तो देखा कि सिमिलर हैं, और ये सारे एलिमेंट्स, एक तो पहली बात दिखे कि मेटल्स हैं सारे के सारे, पहली प्रॉपर्टी, तीनों मेटल्स हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कि इनके जो ऑक्साइड्स हैं सबके वो एल्केलाइन होते हैं नेचर में, यानी कि चाहे कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड ले लो या फिर बेरियम ऑक्साइड ले लें, तीनों ही क्या होते हैं? एल्केलाइन होते हैं नेचर में, यानी कि बेसेस हैं ये। बेस मींस ब्लू लिटमस को ये रेड कर देंगे। और फिर जब देखा तो इन तीनों ही एलिमेंट्स की जो वैलेंसी दिखाई दी, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम की, तीनों की वैलेंसी +2 दिख रही थी। तो इसका मतलब वैलेंसी भी तीनों की सेम थी। तो इनके जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनकी वजह से इसको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया, जिसको हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल फैमिली या एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप ऑफ ए डॉब्रेनियर ट्रायड। अब बात करते हैं एटॉमिक मास वाली प्रॉपर्टी की। तो कैल्शियम का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो वो 40 यूनिट होता है, और बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो 137 यूनिट होता है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल और कैलकुलेशंस। स्ट्रॉन्शियम का क्या होगा ये हमको पता करना है। तो जैसा कि डॉब्रेनियर ने कहा था कि जो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में हम एलिमेंट्स को अरेंज कर दें तो जो लोएस्ट एटॉमिक मास वाला एटम है और जो हाईएस्ट एटॉमिक मास वाला एटम है, इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन होगा या जो एवरेज होगा वो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। तो 40 में अगर मैं 137 ऐड करके उसके बाद 2 से डिवाइड कर दूं तो देखें कितना आता है। 137 प्लस 40 मीन्स हो गया 187 बाई, सॉरी 177/2, or and 177/2 means 2 8s are 16 and 1 2 8s are 16, that is 88.5 unit. And actual atomic mass of strontium
88 होता है, यानी कि एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 88 यूनिट होता है। तो यहाँ से 88 यूनिट और यहाँ से 88.5 यूनिट, ज्यादा का डिफरेंस तो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 0.5 यूनिट का डिफरेंस है। यानी लगभग जो बीच वाले एटम का या एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो दोनों जो एलिमेंट्स हैं ऊपर और नीचे, इनके एटॉमिक मास का एवरेज है। और इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एल्केलाइन होते हैं नेचर में, जो कि एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में। तो ये ऑक्साइड्स, इनको एल्केलाइन अर्थ कहा जाता था, और इसी वजह से इनके जो मेटल्स हैं उनको हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोल देते हैं, क्योंकि जो इनके ऑक्साइड्स हैं उनको एल्केलाइन अर्थ कहा जाता है। तीसरा जो सबसे फेमस ग्रुप है वो आज भी, और वो है डॉबरेनियर ट्राइड का हैलोजन ग्रुप। अगर हम हैलोजन ग्रुप की बात करें तो हैलोजन ग्रुप में डॉबरेनियर ने 3 एलिमेंट्स को कंसीडर किया था, एक तो क्लोरीन, दूसरा ब्रोमीन और तीसरा आयोडीन। ऐसा क्यों किया था? तो पहली चीज तो तीन के तीनों नॉन मेटल्स हैं, तीनों ही नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी चीज, ये सारे एलिमेंट्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि अगर वाटर के साथ मैं रिएक्शन कराऊं Cl की तो HCl बनेगा, बाकी और जो कुछ भी बनेगा अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर हम रिएक्शन कराएं Br की वाटर के साथ तो HBr बनेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। इसी तरह से अगर हम आयोडीन की रिएक्शन कराएं वाटर के साथ तो HI बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई हैलोजन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कॉमन हो गई। और तीसरी प्रॉपर्टी उन्होंने देखा कि इन तीनों एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो है -1, इसकी भी वैलेंसी -1, इसकी भी -1 और इसकी भी -1। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी सेम हो गई। और इन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डॉबरेनियर ने कहा कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और उनको कहा गया हैलोजन ग्रुप या हैलोजन फैमिली। अब हम बात करेंगे इन तीनों के एटॉमिक मास के रिलेशन की। तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, अगर हम क्लोरीन का एटॉमिक मास देखें तो ये 35.5 यूनिट है, और अगर हम आयोडीन का एटॉमिक मास देखें तो ये 127 यूनिट होता है। अब जो डॉबरेनियर का ट्रायड रूल है उसके हिसाब से इस Br का जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों का एवरेज होना चाहिए। तो 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2, अगर हम ऐड करें तो 127 प्लस 35 मीन्स हो गया 157, 162.5 डिवाइडेड बाई 2, that is 2 8s are 16, 2 1s are 2 point, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 81.25 यूनिट। और इसका जो एक्चुअल एटॉमिक मास होता है वो 80 यूनिट होता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये जो एवरेज है इन दोनों का वो इस वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी भी एक तरह से यहाँ पे प्रूव हो गई। तो मिडिल एटम का जो एटॉमिक मास है किसी ट्रायड में वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ दैट ट्रायड। इन एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम हैलोजन कहते हैं। क्यों हैलोजन कहने का एक रीजन है, क्योंकि अगर हम हैलोजन वर्ड को देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक वर्ड है हेलो और एक वर्ड है जीनी जीन। हेलो मीन्स होता है सॉल्ट एंड जीन मीन्स होता है प्रोड्यूसर। एक्चुअली क्योंकि ये जो हैलोजन्स है इनसे सॉल्ट प्रोड्यूस होता है तो हम इनको इसीलिए हैलोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, दिस इज ए सॉल्ट विच इज मेड बाई क्लोरीन और विच कंसिस्ट ऑफ क्लोरीन।
अब डॉब्रेनियर का ये जो पूरा थ्योरम था, सॉरी, डॉब्रेनियर की जो पूरी थ्योरी थी वो एक तरह से लिमिटेड थी और इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि ये इस बात में फेल हो गई कि ये जितने भी उस टाइम के नॉन एलिमेंट्स थे उनको ट्रायड्स में अरेंज कर दे, सिमिलर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी के। 1829 में जब डॉब्रेनियर ने ये थ्योरी दी थी, उस टाइम पर वो सिर्फ 3 ट्रायड्स को ही आइडेंटिफाई कर पाए थे, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम तक पता थे उनमें से। तो इसका मतलब है कि ये थ्योरी उस टाइम पर बहुत ज्यादा काम तो आई, लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, यानी डिसएडवांटेजेस थे। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि डॉब्रेनियर ने सिर्फ 3 ट्रायड्स बताए थे, और जो उस टाइम पे नोन एलिमेंट्स का नंबर था वो काफी ज्यादा था, लेकिन उसमें उन्होंने कोई केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी नहीं शो करी। अब जब डॉब्रेनियर ने ये दिया, अब इसके बाद एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम था न्यूलैंड, यानी कि नाम दरअसल था जॉन न्यूलैंड, न्यूलैंड्स, न्यूलैंड नहीं, न्यूलैंड्स। तो इनका एक पूरा लॉ आया, इन्होंने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये कब दिया? ये दिया 1864 में। और इन्होंने उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स पता थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में पहले अरेंज किया, यानी कि जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उसको सबसे पहले, उसके बाद उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट, उसके बाद उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट, इस तरह से एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज करना शुरू किया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको ये दिखा कि जो हर 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। यानी कि अगर उन्होंने 8 एलिमेंट एक के बाद एक एटॉमिक मास वाले लिखे, जिनका एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और फिर उसके बाद फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उन्होंने देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज से, मतलब ये पहला एलिमेंट है, इसके बाद जो 8वां एलिमेंट है वो ये है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में हम पुट कर दें तो ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, ये नहीं दिया था, मतलब ये क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन एटॉमिक मास का भी ये इंक्रीजिंग ही ऑर्डर है। और इसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के फॉर्म में हम लिख देंगे सारे एलिमेंट्स को, तो स्टार्टिंग से लेकर के और एंड तक हर बार जब 8वां एलिमेंट आएगा तो वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होंगी वही नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि ये 8वें नंबर पर आ रहा है अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लिखें, ऐसा न्यूलैंड्स का कहना था। तो उन्होंने इसको इसीलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स को जब हम ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो जो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन एलिमेंट, वो रिपीट होती जाती है 8 एलिमेंट्स के बाद। तो जो रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से म्यूजिक में या ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक में जो 8th नोट होता है वो फर्स्ट नोट के सिमिलर होता है। अब ये पता ही होगा तुम लोगों को कि अगर इंडियन म्यूजिक की बात करें तो जो टोटल 7 नोट्स हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर सा। तो ये क्या है? ये फर्स्ट है, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये फिर से 8th पे सारे आ गया। तो इसका मतलब है ये है कि ये
जो सुर जिस तरह से यहाँ पे रिपीट होता है हर 8वें नंबर पर, उसी तरह से मेंडलीव ने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं अगर उनको हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें तो उनमें भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होने लगेंगी हर 8वें एटम में या हर 8वें एलिमेंट में। तो न्यूलैंड ने फिर क्या किया कि एलिमेंट्स को डिवाइड किया, एक तो हॉरिजॉन्टल रोज में 7 एलिमेंट्स के, और वो जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, रोज मतलब इस तरह से, वो क्या थी, सबसे पहले उन्होंने कहा हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, देन कॉपर, जिंक एंड वाई। अभी इस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा है कि ये है क्या वाई, अभी बताता हूँ थोड़ी देर बाद। इसके अलावा इंडियम, आर्सेनिक, फिर सेलेनियम, फिर बोरॉन सॉरी ब्रोमीन, देन रुबिडियम, देन स्ट्रॉन्शियम, देन सीई एंड एल ए। एक तो लैंथेनियम हो गया एंड एक सेलेनियम हो, आई थिंक सेलेनियम है ये। इसके अलावा जर्कोनियम जेड, और ये दोनों प्लेसेस यहाँ पे एम्प्टी थे। तो हर एक रो में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स रखे थे न्यूलैंड्स ने हर एक रो में, और इस तरह से ये सारी रोज बनाई थी। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज जान लेना जरूरी है कि इसमें तुमको कुछ एलिमेंट्स नहीं दिख रहे होंगे। क्यों नहीं दिख रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जब न्यूलैंड्स ने ये लॉ दिया था उस टाइम तक जो इनर्ट गैसेस थी वो फाइंड आउट नहीं की गई थी। ये पता नहीं था कि कोई ऐसी गैसेस होती हैं जो नोबल है, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं हीलियम हो गया या आर्गन हो गया या जेनॉन हो गया, ये सारी गैसेस जो है वो उस टाइम पर नहीं पता था कि होती हैं, तो इसलिए इसमें वो इनर्ट गैसेस नहीं दिख रही हैं। अब अगर हम स्टार्ट करें लिथियम से, लिथियम को अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट ले लूं, इफ यू टेक लिथियम एज ए फर्स्ट एलिमेंट, तो हमको ये दिखेगा कि यहां से जो 8वां एलिमेंट होगा वो होगा कौन सा, 1 2 3 4 5 6, और लिथियम को इंक्लूड करते हुए ये एट्थ एलिमेंट आएगा सोडियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम आ गया। तो जो न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव है उसके अकॉर्डिंग जो एट्थ एलिमेंट सोडियम है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि लिथियम की है। दैट इज लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए। और ये हमने बाद में जब इसको टेस्ट किया गया तो टेस्ट करने पे पता चला कि हाँ वाकई लिथियम और सोडियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। अगेन अगर हम सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट ले लें और फिर यहां से 8 एलिमेंट के बाद देखें तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो एट्थ एलिमेंट आएगा पोटेशियम। यानी कि अगला जो एलिमेंट आया पोटेशियम, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। और ये फाइंड आउट किया गया बाद में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि हाँ जितने ये दोनों एलिमेंट्स हैं सोडियम और पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, क्योंकि लिथियम सोडियम की सिमिलर है, सोडियम पोटेशियम की सिमिलर है, तो हम कहते हैं कि ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं चाहे लिथियम हो, सोडियम हो या पोटेशियम हो,
तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं, यानी कि ये न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर हम बेरिलियम को ले लेते हैं सपोज फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि हमने अब लिथियम के बजाय ये बेरिलियम है, तो बेरिलियम को अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया तो बेरिलियम को फर्स्ट एलिमेंट लेने पे एट्थ एलिमेंट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीशियम। बेरिलियम को फर्स्ट एलिमेंट लेने पर आएगा जो एट्थ एलिमेंट है वो मैग्नीशियम आएगा। और न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग जो आठवां एलिमेंट मैग्नीशियम है इसकी प्रॉपर्टीज बेरिलियम के जैसी ही होनी चाहिए, और ये एक्सपेरिमेंट्स ने शो किया है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। अब अगर हम मैग्नीशियम को फर्स्ट एलिमेंट ले लें और उसके बाद एट्थ एलिमेंट की तरफ जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम पहुंचेंगे कैल्शियम पर। और इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टीज सेम है, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज पसेस करते हैं। अब न्यूलैंड्स ने जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया तो क्लासिफाई करते करते वो सिर्फ कैल्शियम तक पहुंच पाए इस पूरे क्लासिफिकेशन में। और जब नए एलिमेंट्स धीरे धीरे डिस्कवर होने लगे तो ये हमको पता चला कि वो इस ऑक्टेव स्ट्रक्चर में फिट नहीं होते हैं। बाद में जब और नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो ये देखा गया कि इसमें नए जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो फिट नहीं हो रहे हैं। यानी कि जो न्यूलैंड्स का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था लॉ ऑफ ऑक्टेव पर, उससे जो है वो अब ये तो हमको पता चल गया कि हाँ रिलेशनशिप कुछ हो सकती है, लेकिन वो रिलेशनशिप जो न्यूलैंड्स ने बताई थी वो हर एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये थ्योरी भी एक तरह से फेल हो गई, लेकिन इसके बाद भी काफी इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक तरह से यहाँ से भी हमको एक ये प्रूफ मिल गया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे जरूर हैं हमारे पास, हमारे नेचर में, जिनमें कोई ना कोई ऐसा पैटर्न होता है जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। अब अगर हम लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस की बात करें जो न्यूलैंड का पूरा लॉ है, तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये कि जो न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था एलिमेंट्स के केस में। तो हायर एलिमेंट्स जो थे उन पर ये वर्क नहीं कर पाया, और जो सिर्फ हल्के एलिमेंट्स थे, लाइटर एलिमेंट्स, उनके लिए ये लॉ जो है वो फंक्शन कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि जब न्यूलैंड ने ये लॉ दिया था तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि टोटल 56 एलिमेंट्स उस टाइम पर पता थे। उनका मानना ये था कि ये 56 एलिमेंट्स ही होते हैं नेचर में, और फर्दर फ्यूचर में कभी भी कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं किया जा सकता है, उन्होंने ये एज्यूम किया था। लेकिन बाद में बहुत सारे नए एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर किए गए, और फिर जब ये देखा गया कि क्या वो न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव में प्रॉपरली फिट हो रहे हैं, तो पता चला कि नहीं, वो नहीं फिट होते हैं। नेक्स्ट, अगर एलिमेंट्स को जो न्यूलैंड्स की टेबल है इसमें हमको फिट करना है, तो न्यूलैंड्स ने कई जगह पर दो दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में ले लिया और एक ही कॉलम में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो कोबाल्ट और निकल को उन्होंने एक ही जगह पे रख दिया था। इसके अलावा ये सीई और एलए, इन दोनों को उन्होंने एक ही जगह पर पुट कर दिया है। तो जैसे कि इन दोनों एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो इन दो एलिमेंट्स की, कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें थोड़ा डिफरेंस दिख रहा था, ठीक है। तो अनलाइक एलिमेंट्स जिनकी कई अलग अलग प्रॉपर्टीज भी थी उनको एक ही ग्रुप में रख दिया न्यूलैंड्स ने। इसकी वजह से भी ये थ्योरी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब की प्रॉपर्टीज जो है वो काफी अलग हैं जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनसे।
तो अगर हम देखें तो ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन ये है, और हाइड्रोजन और कोबाल्ट और निकिल, ये तीनों एलिमेंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा अलग हैं, थोड़ा क्या काफी अलग हैं, और उन्होंने इसको एक ही कॉलम में उठा करके रख दिया। इस वजह से ये जो है वो एक डिसएडवांटेज या एक लिमिटेशन है न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव की। नेक्स्ट जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि जो आयरन है, जो कि कोबाल्ट और निकिल को रिसेंबल करता है अपनी प्रॉपर्टी में, उसको इन एलिमेंट्स से बहुत दूर रख दिया गया। आयरन यहाँ पे था, जबकि आयरन होना यहाँ चाहिए था, क्योंकि आयरन और कोबाल्ट और निकिल ये तीनों ही जो है वो एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं, लेकिन कोबाल्ट निकिल यहाँ पर है, आयरन यहाँ पर है। तो ये अगला जो है वो डिसएडवांटेज हो गया। अब डोब्रेनियर का जो ट्रायड है वो भी इन कॉलम्स में एग्जिस्ट करता है। जो न्यूलैंड्स का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो एग्जिस्ट करता है इसमें डोब्रेनियर ट्रायड। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इसको न्यूलैंड्स ने भी एक ही जगह पर रखा, और डॉब्रेनियर ने भी कहा था कि ये एक ट्रायड है। तो इस तरह से जो डॉब्रेनियर वाला ट्रायड है वो न्यूलैंड्स के क्लासिफिकेशन में जो कॉलम्स है उनमें एग्जिस्ट करता है। अब हमको जो पीरियोडिक टेबल्स पढ़नी है उनमें एक तो है सबसे पहले मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, जो कि एक साइंटिस्ट हैं। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हम देखेंगे कि क्या है, और उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पर जाएंगे और उसको स्टडी करेंगे। उसके पहले ये जान लेते हैं कि दरअसल पीरियोडिक टेबल है क्या। तो पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं है, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का एक ऐसा चार्ट है जिसको इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि जो एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं वो सेम वर्टिकल कॉलम या ग्रुप में आते हैं। इट मींस इस तरह की ग्रिड समझ लो। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है वो एक ही कॉलम में आएंगे। अब जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम कहते हैं पीरियड, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं सर्टेन इंटरवल और पीरियड के बाद। और जब इसको हम टेबुलर फॉर्म में क्योंकि अरेंज करते हैं, इसीलिए इसको टेबल कहा जाता है। तो पीरियोडिक यहां से आ गया कि पीरियड, एक फिक्स पीरियड के बाद जो है वो प्रॉपर्टी रिपीट होगी, और टेबल मतलब टेबुलर फॉर्म। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कॉलम भी होता है, रो भी होती है। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको बोलते हैं पीरियड्स, ये पीरियड्स हैं। और जो वर्टिकल कॉलम है उसको बोलते हैं ग्रुप। ये पता होना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हॉरिजॉन्टल वाली जो रो है उसको हम बोलेंगे पीरियड, और वर्टिकल जो कॉलम है उसको हम ग्रुप कहेंगे। मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था एटॉमिक मास के बेसिस पर, यानी कि जो सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो शो की गई थी सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर कि उनका एटॉमिक मास क्या है। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर बेस्ड है। तो मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम डाइव इन करें उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, O2 एंड H2, ये दोनों ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। इसलिए ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन होते हैं तो वो अपना ऑक्साइड बना देते हैं, और हाइड्रोजन के साथ जब वो कंबाइन होते हैं तो वो हाइड्राइड बना देते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं और वो क्या बना रहे हैं, वो ऑक्साइड बनाएंगे अगर, तो वो उनका सिमिलर फॉर्मूला होगा। फॉर एग्जाम्पल,
अगर कोई एलिमेंट है जो ऑक्साइड बना रहा है तो उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम होगा और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनकी। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों के ही जो ऑक्साइड हैं, Li का Li2O होता है लिथियम ऑक्साइड, Na का Na2O होता है सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम का K2O होता है सोडियम ऑक्साइड, फिर ये पोटेशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल एक जैसी होंगी। जनरली जो हमारे पास ये ऐसे सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं, इनको हम आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो हम कहेंगे R2O जनरल फॉर्मूला जिन ऑक्साइड्स का है उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी होती हैं। अब ऑक्साइड और भी कई तरह से बन सकते हैं, एक तो R2O की तरह बन सकता है, इसके अलावा कई सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो RO ऑक्साइड बनाएंगे। मतलब RO का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये क्या है, ये RO जनरल फॉर्मूला वाले ऑक्साइड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। इसके अलावा R2O3, ये एक जनरल फॉर्मूला जो है अगर है तो ऑक्साइड इसका एक एग्जांपल है Al2O3, दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड। फिर इसी तरह से एक है RO2, ये भी किसी एलिमेंट का ऑक्साइड का ही जनरल फॉर्मूला है और इसका एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है R2 सॉरी R2O5 दैट इज, इसका एक एग्जांपल है N2O5, मींस नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। फिर RO3, इस जनरल फॉर्मूला का एक ऑक्साइड है SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। फिर R2O7, इसका एक ऑक्साइड है Cl2O7। क्लोरीन का ये ऑक्साइड है। तो जितने भी ऐसे ऑक्साइड्स होंगे जिनका फॉर्मूला R2O होगा उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, जिनका RO होगा उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला R2O3 होगा उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, RO2 वाले की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, R2O5 की एक जैसी होगी, RO3 की एक जैसी होगी, और R2O7 की भी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी अगर और हमारे पास एलिमेंट्स हैं तो, मतलब और ऑक्साइड्स हैं तो पहली चीज तो ये हो गई कि जो ऑक्साइड के जितने भी ऑक्साइड बनते हैं अगर उनका फॉर्मूला सिमिलर है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। जो चीज ऑक्सीजन के साथ है वही हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ जब कोई एलिमेंट कंबाइन होता है तो अपना हाइड्राइड बनाता है, और हाइड्राइड जब बनाएगा तो जो जनरल फॉर्मूला होगा, यानी कि अगर किसी कंपाउंड का जनरल जो फॉर्मूला है हाइड्राइड का वो दिया हुआ है, तो उस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी हाइड्राइड होंगे सारे के सारे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सॉरी हाइड्रोजन की, सॉरी पोटेशियम की, तो यहाँ पे जो हाइड्राइड बनेगा यानी हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा LiH, दैट इज लिथियम हाइड्राइड। सोडियम बनाएगा NaH, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम बनाएगा KH, पोटेशियम हाइड्राइड। इन तीनों का जो फॉर्मूला है वो दरअसल क्या है, कैपिटल R कैपिटल H। ये RH फॉर्मूला के हाइड्राइड्स हैं, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी। सेम इसी तरह से और दूसरे जो फॉर्मूला के हाइड्राइड हैं उनमें से एक है RH2। RH2 में एक तो आता है मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2। फिर इसके अलावा RH3, इसमें आता है NH3, मींस नाइट्रोजन हाइड्राइड और अमोनिया। देन एक आएगा RH4 जिसमें CH4 यानी कि मीथेन और कार्बन हाइड्राइड। और तो ये ऐसे फॉर्मूले हैं जिनके जितने भी हाइड्राइड होंगे इस फॉर्मूले जैसे,
हाइड्रोजन एलिमेंट्स के, उन सभी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल एक जैसी होंगी। यानी कि अगर हम एक किसी जनरल फॉर्मूले के हाइड्राइड को पढ़ लेंगे तो आगे के जितने भी उस फॉर्मूले जैसे हाइड्राइड होंगे उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, सिमिलर होंगी। तो एक तो चीज ये हो गई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो रिएक्शन है, क्योंकि सारे मेटल की लगभग होती है, तो उसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बन रहे हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या है, और उसके बेसिस पर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी। अब अगर हम मेंडलीव की बात करें तो उन्होंने जो फॉर्मूला लिया था वो लिया था ऑक्साइड और हाइड्राइड का, मतलब कोई भी एलिमेंट जो है उसके उन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला लिया, चाहे कोई भी एलिमेंट हो। उन्होंने एक बार उसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करा करके देखा, और उसको बेस लेकर के उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया एक पीरियोडिक टेबल में। जनरल फॉर्मूला जो ऑक्साइड एंड हाइड्राइड का था एलिमेंट्स का हर ग्रुप में, वो टॉप ऑफ द ग्रुप पर लिख दिया उन्होंने, जिससे कि ये पता चले कि जो ये एलिमेंट्स हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे देखेंगे कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो कब उन्होंने बनाई, कैसे बनाई और किस तरह से बनाई। सबसे पहली चीज तो ये है कि मेंडलीव थे कौन। तो मेंडलीव का जो पूरा नाम है वो है डिमिट्री मेंडलीव। ये रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली पीरियोडिक टेबल जो है वो पूरी इन्वेंट की और बनाई। इन्होंने ये देखा कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अगर हम अरेंज करें, यानी सबसे कम एटॉमिक मास जिसका है वो सबसे पहले, और सबसे ज्यादा जिसका है एटॉमिक मास वो सबसे बाद में। तो उन्होंने देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पर अकर हो रहे हैं, यानी रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं। और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर 1869 में मेंडलीव ने अपना एक लॉ दिया जिसका नाम है पीरियोडिक लॉ। 1869 में पीरियोडिक लॉ मेंडलीव ने दिया, और इस पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेंडलीव ने कहा कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are a periodic function of their atomic masses। इसका मतलब ये हुआ कि मेंडलीव का कहना ये था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम एटॉमिक मास के हिसाब से देखें तो मतलब हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का, यानी कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं एटॉमिक मास के जो है वो इंक्रीज होने से। अब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में उस टाइम पर, क्योंकि 63 एलिमेंट्स जो है वो पता थे, नॉन एलिमेंट्स थे 63 टोटल। आज तो मैंने जैसा बताया 115 से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस टाइम पर टोटल 63 एलिमेंट्स उस टाइम तक जो है वो पता थे लोगों को, और उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के फॉर्म में इसको सेट किया। कैसे? एक तो हॉरिजॉन्टल रो में रखा, लेकिन इस तरह से रखा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं वो डायरेक्टली अंडर वन अनदर आ जाएं एक ही वर्टिकल कॉलम में। और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने यूज करी थी एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए वो था रिएक्शन विद हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि जो बेस
बेसिस था वो था रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद हाइड्राइड, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है तो क्या होता है, इसके बेसिस पर उन्होंने सारी प्रॉपर्टी डिजाइन की थी, पूरी मतलब पीरियोडिक टेबल। और सिमिलर प्रॉपर्टीज जो मेंडेलीव ने यूज की, वो तो ये हो गया। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में भी तुमको मिल जाएगा, और जो बुक है एस्टान वाली, उसमें भी तुमको दिख जाएगा। तो ग्रुप उन्होंने जो टोटल बनाए थे वो 8 ग्रुप थे टोटल, ग्रुप 1 से लेकर के और ग्रुप 8 तक। और जो पीरियड्स थे, पीरियड मतलब ऐसे रो वाइज, ये तो जो है वो कॉलम वाइज हो गया। टोटल 8 ग्रुप हैं। कॉलम वाइज अगर हम देखें तो कॉलम वाइज उन्होंने 1 से लेकर के 6 तक कहा था। फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये क्या है, ये पीरियड्स हैं। ऊपर लिखा हुआ था ऑक्साइड और हाइड्राइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो पहले ग्रुप में R2O, यानी कि R2O अगर ऑक्साइड है और RH अगर हाइड्राइड है, तो उसको उन्होंने रखा फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में अब अलग अलग पीरियड में जब देखा गया तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आएगा हाइड्रोजन, फिर आएगा लिथियम, फिर उसके बाद आएगा सोडियम थर्ड पे, फिर पोटेशियम, उसके बाद पोटेशियम के बाद रुबीडियम एंड लास्ट सीजियम। और हर पीरियड में उन्होंने ये कहा था कि हर पीरियड में तो नहीं, जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये तीनों पीरियड हैं, इसमें उन्होंने कहा था कि दो दो सीरीज होती है, मतलब इसमें 2 सीरीज हैं। 4 वाले में एक आएगा फर्स्ट सीरीज और एक आएगा सेकंड सीरीज। ऐसे फिफ्थ में भी जो है वो फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज। ऐसे ही सिक्स्थ में भी फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज। तो फोर्थ में जो फर्स्ट सीरीज वाला एलिमेंट था वो था पोटेशियम, और सेकंड सीरीज वाला रखा कॉपर। फिफ्थ में फर्स्ट सीरीज जो थी उसमें रखा रुबीडियम, और सेकंड में रखा उन्होंने सिल्वर एजी। फिर उसके अलावा जो सिक्स्थ वाला था उसमें सीजियम और गोल्ड, ये दो रखे। इस तरह से उन्होंने अलग अलग जो ग्रुप्स और पीरियड्स हैं उनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया। जो टॉप पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले हैं, यानी कि ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कॉपर हो, रुबिडियम हो, सिल्वर हो या सीजियम हो या गोल्ड हो, इन सब में अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन इनकी होगी तो R2O बनेगा, यानी कि अगर एच की रिएक्शन होगी ओ से तो क्या होगा, H2O बनेगा। Li की होगी ओ से तो Li2O बनेगा। Na की होगी तो Na2O बनेगा। K की होगी तो K2O बनेगा। Cu की होगी तो Cu2O बनेगा। इसी तरह से Rb की होगी तो Rb2O बनेगा। फिर अगर Ag की होगी तो Ag2O बनेगा। Cs की होगी तो CS2O बनेगा। फिर उसके बाद Au की होगी तो Au2O बनेगा। तो ये तो हो गया ऑक्साइड। हाइड्राइड की बात करें तो हाइड्राइड में अगर आर एच है फॉर्मूला, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का तो खैर नहीं होगा हाइड्राइड, लिथियम का LiH होगा, सोडियम का NaH होगा, पोटेशियम का KH होगा, Cu का CuH होगा, रुबिडियम का RbH होगा, Ag का AgH होगा, Cs का CSH होगा, इसके अलावा Au का AuH होगा। तो ये जनरल फॉर्मूला। इसी तरह से अब फिर जब ग्रुप 2 में उन्होंने रखा तो ग्रुप 2 में उन्होंने रखा था उन कंपाउंड्स को जिनके ऑक्साइड का फॉर्मूला तो RO है लेकिन हाइड्राइड का RH2 है। तो इसमें पहले पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है, पहले पीरियड में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रखा गया था और वो था हाइड्रोजन। सेकेंड पीरियड से जो है वो शुरू किया गया तो RH2 जो है
आरओ, इसके बेसिस पर जो सेकंड पीरियड है उसमें सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट आया था वो आया था बेरिलियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, देन उसके बाद कैल्शियम। क्योंकि फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में दो दो सीरीज हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक तो आएगा मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, फिर जिंक, फिर उसके अलावा स्ट्रॉन्शियम, फिर उसके बाद कैडमियम, फिर उसके बाद बेरियम एंड देन मरकरी। तो इस तरह से जो है वो मेंडलीव ने सेकेंड ग्रुप में एलिमेंट्स को रखा। और इन सभी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके जो ऑक्साइड होंगे, चाहे हम मान लें कि बीई है, बीई का जो ऑक्साइड होगा वो होगा बीईओ, एमजी का ऑक्साइड एमजीओ, सीए का सीएओ, जेडएन का जेडएनओ, एसआर का एसआरओ, सीएस का सीएसओ, सॉरी सीडी का सीडीओ, बीए का बीएओ और एचजी का एचजीओ। तो ये तो ऑक्साइड हो गए सारे। इसके अलावा अगर हम हाइड्राइड की बात करें तो बेरिलियम का होगा BeH2, मैग्नीशियम का होगा MgH2, कैल्शियम का CaH2, Zn का ZnH2, Sr का SrH2, Cd का CdH2, Ba का BaH2 और Hg का HgH2। इस तरह से मेंडलीव ने सारे जो एलिमेंट्स थे उस टाइम तक नोन, उनको इस तरह से अरेंज कर दिया। और अब अगर हम देखें तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उस टाइम पर, उसके लिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिए थे कि यहाँ पे जब कोई नए एलिमेंट्स ढूंढे जाएंगे तो बाद में उनको यहाँ पर जो है वो पुट किया जा सकता है। तो मेंडलीव ने नाम रखा था जो वो था एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। इनको प्रीफिक्स दिया था एका टू द नेम ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। तो टर्म एका जो है वो आया है संस्कृत वर्ड से और इसका मतलब होता है फर्स्ट। तो एका बोरॉन का मतलब होता है फर्स्ट कम्स बोरॉन एंड देन द अननोन एलिमेंट। तो उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि बोरॉन जो है वो अगर पता है तो उन्होंने कहा था कि जो अगला एलिमेंट है वो हमको नहीं पता, तो उसको उन्होंने एका बोरॉन कह दिया। एका बोरॉन मतलब पहले बोरॉन उसके बाद वाला जो एलिमेंट है वो ये है एका बोरॉन। तो एका बोरॉन मतलब विद फर्स्ट कम्स बोरॉन एंड देन द अननोन एलिमेंट। तो ये एलिमेंट्स जब बाद में डिस्कवर किए गए तो इनमें से जो एका बोरॉन था उसको दरअसल नाम दिया गया स्टैंडेनियम, SC स्टैंडेनियम। फिर एका एल्यूमिनियम जो था वो गैलियम बन गया, और इसी तरह से एका सिलिकॉन जो था उसको जर्मेनियम बना दिया गया जिसका सिंबल GE है। तो ये श्योर करने के लिए कि एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के हैं वो सेम वर्टिकल ग्रुप में आए, तो मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स को रॉन्ग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में पुट किया, कीपिंग द एलिमेंट विद हाई मास फर्स्ट एंड देन एलिमेंट विद द लोअर एटॉमिक मास लेटर। मतलब कि उन्होंने ये चेक करने के लिए कोशिश की कि क्या इस तरह से अरेंज हो रहा है कि पहले ज्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट रख दें फिर कम एटॉमिक मास वाला। तो मेंडलीव ने कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.9 है उसको रखा था निकिल के ऊपर। कोबाल्ट और निकिल में कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है वो है 58.9 और अगर निकिल की बात करें तो ये 58.7 है। तो उन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट को निकिल के पहले रख दिया, और जब कोबाल्ट को निकिल के पहले रख दिया तो कोबाल्ट जो है वो सेम कॉलम जो कि रोबीडियम है उसमें आ गया, जो कि क्लोजली रिसेंबल करता है इसकी प्रॉपर्टीज को। इतना रिवाइज करना। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट किसी क्लास में जो है वो लेकर के बताएंगे कि और जो है वो क्या क्या मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में चीजें थी और कैसे क्लासिफिकेशन पूरा किया गया था, और फिर क्लासिफिकेशन के बाद कैसे जो है वो इसके अलग अलग लिमिटेशंस जो है वो फाइंड आउट की साइंटिस्ट ने। फिर नए एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए तो नए एलिमेंट्स के डिस्कवर होने पर कैसे एक नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, कैसे नई वाली टेबल का जो पूरा बेस है उसको एटॉमिक मास से हटा करके एटॉमिक नंबर किया गया, ताकि
सही सही जो हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, एलिमेंट्स की, वो आ सके। तो फिलहाल इतना रिवाइज करेंगे आप लोग।